नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि आज दोपहर में एक रैली को संबोधित करने के लिए जलपाईगुड़ी के लोगों के बीच रहूंगा और पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी के भ्रष्टाचार और खराब शासन से थक गए हैं। केवल बीजेपी ही उनके सपनों को पूरा कर सकती है। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दौरे को लेकर ट्वीट भी किया है। उनके तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की जनता की जो खुशियां हैं, जो उम्मीदें हैं, वो बीजेपी ही पूरा कर सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रही है और वहां पर लगातार कुशासन बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और एक तरफ लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता अलग अलग राज्यों पे दौरे कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल दौरे पर भी रहेंगे। यहाँ पर वो जनता को संबोधित करेंगे, चुनावी सभा के साथ साथ रोड शो भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर बात सुरक्षा की जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और इस कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। यहाँ पर वो जनता को संबोधित करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और 24 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव की तैयारियां लगातार जारी हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से चुनावी बिगुल फूकेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली है और जनता को वो संबोधित करेंगे। चुनावी सभा है, ताबड़तोड़ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। 400 का जो नारा दिया गया है उसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से दौरे जारी हैं और हर जगह, हर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा जाकर जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल जाएंगे, यहाँ पर वो जनता को संबोधित करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग दौरे पे हैं, अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और वहाँ पर तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहाँ पर जनता को वो संबोधित करेंगे। चुनावी बिगुल फूका जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो आपको बता दें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अलीगढ़ में 11 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे, क्योंकि अलीगढ़ की 15वीं लोकसभा से बीएसपी ने हितेंद्र उपाध्याय को दांव पर लगाया है। और बताते चले कि अलीगढ़ लोकसभा सीट लंबे समय से ब्राह्मण प्रत्याशी की जीत का दबदबा रहा है। वही बीजेपी के सांसद शीला गौतम 4 बार अलीगढ़ से विजय रही हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट 2 ब्राह्मण दिग्गजों के बीच लड़ाई बन गई है। और बता दें कि 2 दिन पहले ही सीएम योगी ने गवाना में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई की थी। मानवाधिकार आयोग ने उन पर कार्रवाई की। लालू यादव के परिवार को कोई नैतिक अधिकार
नहीं है। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लालू परिवार को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब लालू परिवार पर कार्रवाई की गई थी तब किसकी सरकार थी, तमाम सवाल उनकी तरफ से पूछे गए हैं। नहीं, बिल्कुल। और मोदी की गारंटी पे न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पर मैं जा रहा हूं। मेरे साथी, मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे। उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं और मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। का स्वागत है। बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। तेजस्वी यादव ट्वीट करके जांच एजेंसियों को लेकर कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया था। और सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार नहीं। और भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 1 करोड़ 30 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, कहां है रोजगार। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने 5 गारंटी दी थी, लेकिन उन गारंटियों का क्या हुआ। वो था काला धन, वो था 15 लाख स्विस बैंक, 2 करोड़ रोजगार, किसानों का समर्थन मूल्य, भ्रष्टाचार रहित देश बनाना और अलग अलग तरीके के और सब्जबाग देश को दिखाए गए। देश के प्रधानमंत्री अब बातें दूसरी करते हैं, देश को भ्रमित करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पे चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, इस नाते वो आम नागरिक के प्रधानमंत्री है, वो पक्ष विपक्ष के प्रधानमंत्री नहीं है। कांग्रेस पार्टी 2023 हो या 2014 हो, भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा किया और विपक्ष का दायित्व कांग्रेस पार्टी को दिया। मैं मानता हूं ऐसे में हमारी जिम्मेवारी होती है, ड्यूटी होती है कि देश के प्रधानमंत्री को वो बातें याद दिलाएं जो उन्होंने कही थी। अभी भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ये मेरा दूसरे टर्म में तो ट्रेलर है, मैं अभी फिल्म तो तीसरे टर्म में बनाऊंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये बात आपने भ्रष्टाचार को लेकर कही थी। मेरा पहला सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, कांग्रेस पार्टी का है, मध्य प्रदेश की जनता का है। और उमरिया जिला चिकित्सालय में दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल जिला चिकित्सालय उमरिया में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि धनंजय के द्वारा इलाज के नाम पर जिला चिकित्सालय परिसर में खुलेआम रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। उमरिया निवासी आयुष पांडे के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि डॉक्टर रश्मि धनंजय ने लापरवाही पूर्वक उनकी बहन नैन्सी पांडे का इलाज कुछ महीने पहले किया था और बिना बताए कॉपर की टी डाल दी थी। और अब जब दोबारा उनके पास इलाज के लिए वो पहुंचे तो कॉपर टी निकालने के नाम पर रश्मि धनंजय ने पैसों की मांग की है। मामले की शिकायत पीड़ित ने कलेक्टर उमरिया धर्मेंद्र कुमार जैन से की और कलेक्टर उमरिया के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने सिविल सर्जन को मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही है। वहीं सिविल सर्जन उमरिया डॉक्टर केसी के द्वारा डॉक्टर रश्मि संजय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नैन्सी द्विवेदी है।
वो हमने करीब 6 से 8 मंथ पहले उनका अबॉर्शन हुआ था। उस टाइम पे मैम से ट्रीटमेंट करवाया था। उस टाइम पे मैडम ने बिन बताए हमें कॉपर्टी डाल दी थी। और अभी जब हम आए उनसे चेकअप करवाने के लिए, उस दौरान उन्होंने बोला था कि एक बार आप आके चेकअप करवा लीजिएगा। जब हमने आके अभी चेकअप करवाया तो हमको पता चला कि मैडम ने कॉपर्टी डाली थी। एक्सरे करवाने के बाद मैम ने घर पे दिखाया था, जिस पर हमने 400 रुपये उन्हें फ़ीस दी थी। उन्होंने बोला एक्सरे करवाओ, तो उसमें पता चला कि कॉपर्टी है। उसके बाद मैम से पूछा कि मैम कैसे निकलवानी होगी, तो उन्होंने बोला प्राइवेट में निकलवाओगे तो 2000 रुपये लगेंगे, अगर हॉस्पिटल पर निकलवाओगे तो कुछ नहीं लगेगा। जब हम हॉस्पिटल पर जाके निकलवाया, हॉस्पिटल आए दूसरे दिन, तो उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की, जिसमें हमने उन्हें 500 रुपये दिए थे। मेरा नाम नैन्सी द्विवेदी है। मेरे कॉपर्टी डली थी, मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं मैडम के घर गई थी, पहले घर पर दिखाई तो बोली कि 2000 रुपये लगेगा। तो मैं बोली कि मैडम फ्री में निकल जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, तो बोली जी निकल जाएगा। अब मैं इधर आई हूँ तो मेरे से 1000 रुपये मांग रही हैं, जिसमें से मैं 500 रुपये दे चुकी हूँ। अभी बोल रही हैं कि 500 रुपये और देना होगा। क्या है डॉक्टर की नाम? रश्मि धनंजय। आज दिनांक को मेरे को लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। पीड़िता का नाम नैन्सी द्विवेदी 27 वर्ष की हैं वो, तथा उनको आमाझार जिला कटनी निवासी हैं। रश्मि धनंजय मैडम के यहाँ उनका इलाज चल रहा था और उनके द्वारा यह कहना है कि पहली बात तो बिना परमिशन के कॉपर्टी डाला गया उनके द्वारा। दूसरी बात, कॉपर्टी निकालने के नाम पर उनके द्वारा पैसे की मांग की गई और इसकी शिकायत लिखित रूप में मुझे दी है। और पैसे मांगना जिला अस्पताल के अंदर यह अत्यधिक दुख और दंडनीय कार्य है। ये इस कृत्य के लिए उन्हें जितना सज़ा हो सकता है, जितनी कार्रवाई की जा सकती है, हम स्वयं करेंगे तथा ऊपर के कार्यालय में इसको लेख करेंगे ताकि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, ताकि इस तरह की प्रक्रिया की या कार्य की दोबारा पुनरावृत्ति न हो सके और मरीज को न्याय मिल सके। लखनऊ के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी का आभारी हूं जिन्होंने जाति, पंथ, धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर पीएम नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा कि यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी। एनडीए देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल रोड शो और रैली थी सहारनपुर में, अद्भुत मतलब ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनमानस का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि सर्व समाज के लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल रोड शो और रैली थी सहारनपुर में, अद्भुत मतलब ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी है माननीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की जनमानस का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि सर्व समाज के लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। और बुलंदशहर के सदर बीजेपी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब किया है और राज्य के रूप में मुकदमे को चलाने की मंजूरी दी है। साथ ही उनके खिलाफ 5 बार जमानती वारंट जारी किया है, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस पर अदालत ने एसएसपी और राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र जारी कर विधायक के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगा दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कदीम राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कदीम, विधायक के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई गई है, क्या कुछ मामला है, क्यों ये रोक लगाई गई है? कदीम, आपको बता दें कि बुलंदशहर में सदर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि आर्या एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। कोर्ट का आरोप है कि 5 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी जो कि भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी हैं वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं।
वहीं बता दें कि इसी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने डीएम और चुनाव आयुक्त को पत्र भी लिखा है। साथ ही विधायक प्रदीप चौधरी का लोकसभा चुनाव प्रचार करने पर भी रोक लगा दी है। आर्या, जिसके चलते विधायक प्रदीप चौधरी लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार बता दें कि आर्या भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने साल 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल धारा 144 का जो कि उल्लंघन किया था। इसी के चलते न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने विधायक को तलब किया था। वहीं भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ हुए मुकदमे को राज्य के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी। विधायक प्रदीप चौधरी पर कोर्ट में ये बड़ा आरोप है कि कोर्ट का ये बड़ा आरोप है कि 5 बार वारंट जारी होने के बाद भी विधायक प्रदीप चौधरी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, जिसके चलते डीएम और आयुक्त को पत्र लिखा गया है। वहीं अब भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी आर्या, बिल्कुल बिल्कुल कदीम, और एक तरफ चुनावों की तैयारियां चल रही हैं, प्रचार प्रसार चल रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से विधायक की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्या लगता है कि अब पार्टी की तरफ से या विधायक तरफ से क्या अगला कदम क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल आ रहा है। जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में और लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, तो कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक होने के नाते बुलंदशहर सदर विधायक जो कि बुलंदशहर लोकसभा सीट से सांसद भोला सिंह मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कि कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर ये रोक लगा दी है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। लेकिन अगर बात करें चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, यानी प्रचार प्रसार अगर मौजूदा विधायक नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो चौधरी वोट है, जो प्रदीप चौधरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर असर भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कदीम तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और भोजशाला में 17वें दिन भी एएसआई की टीम सर्वे के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ भोजशाला परिसर में पहुंची है। यहां सर्वे टीम के साथ याचिकाकर्ता आशीष गोयल और गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष की ओर से अब्दुल समद भी सर्वे टीम के साथ भोजशाला में दाखिल हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा की दृष्टि से भोजशाला परिसर के आसपास पुलिस बल को तैनात कर दिया है। तो आपको बता दें कि भोजशाला में लगातार एएसआई सर्वे जारी है और आज सर्वे का 17वां दिन है। टीम भोजशाला पहुंच चुकी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल भोजशाला में एएसआई सर्वे करवाया जा रहा है और सर्वे का आज 17वां दिन है। टीम अपने उपकरणों के साथ भोजशाला पहुंच चुकी है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अलग अलग दावे हैं, जिसको लेकर ये एएसआई सर्वे करवाया जा रहा है और एएसआई सर्वे की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। उसके बाद इस पर पूरे मामले पर फैसला आएगा। दरअसल 2019 में भी बताया जाता है कि 2019 में भी भोजशाला को लेकर एएसआई सर्वे हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से एएसआई सर्वे करवाया जा रहा है भोजशाला को लेकर और तमाम टीम मौके पर मौजूद है और ये एएसआई सर्वे जारी है। लखनऊ में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें 322 अपर जिला सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी न्यायिक अधिकारियों से 15 अप्रैल को दोपहर बाद कार्यभार सौंपकर नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। और हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर लगने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये सूचना मिली थी कि स्वासा के पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तथा एम्बुलेंस के द्वारा 3 लोग हमारे यहाँ अस्पताल में लाए गए हैं, जिनमें से एक शुभम हजारिया जिनको दाहिने पैर में और हाथ में चोट लगी है। स्थिति गंभीर बनी हुई है, प्राथमिक उपचार करके उनको रेफर किया गया है तथा 2 लोग जीतू सन ऑफ वृंदावन और विमल सन ऑफ देशराज, ये लोग मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए हैं। और खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र इलाके में 2 भाइयों ने खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में अपने पिता की ईंट पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी। हत्या कर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये रात में करीब 10:30 बजे की घटना है।
नया नगर बालसमुद में मृतक राजू मेड़ा जो भिल समाज से है, इनके 2 लड़कों के साथ में ये अपने घर पे निवास करता था। रात में खाना बनाने की बात को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ था और मृतक के दोनों लड़कों ने, लखन और किशन नाम के 2 लड़के हैं, इन दोनों लड़कों ने उनके साथ ईंट और पत्थर से वार किया था, सिर पे चोटें थी, जिससे कि राजू की वही स्पॉट पे मृत्यु हो गई थी। सूचना मिलने पर मैं और एसडीएम साहब रात में मौके पहुंचे थे पूरी टीम के साथ में, और रात में इसमें अपराध कायम कर लिया है। 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मृतक की बॉडी मर्चुरी में रखवा दी थी रात में ही। आज उसमें पीएम कराया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। रायपुर में प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। आपको बता दें कि कई इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जिससे तेज धूप और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। तो आपको बता दें कि मौसम अपनी करवट बदल सकता है। हल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं, जिससे तेज गर्मी और धूप से लोगों को राहत मिल सकती है। एक तरफ तेज गर्मी और धूप की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं मौसम अपना मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मौसम अपना मिजाज बदल सकता है, हल्की बारिश हो सकती है, जो लोगों के लिए एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही कि लोगों को राहत मिल सकती है। तेज गर्मी, तेज धूप से लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम ठंडा हो गया है और मौसम लगातार करवट बदल सकता है। ये बताया जा रहा है कि मौसम में अपना करवट बदल सकता है और जो गर्मी है, तेज धूप है, उससे लोगों को राहत मिल सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मैं देश के एक एक नागरिक से आग्रह करती हूं कि ये चुनाव अपने मुद्दों पर लड़िए। जो आपके जीवन का अनुभव है वो सत्य है, जो आपको इस्तेहारों में, टीवी पर, होर्डिंग्स में दिखाई दे रहा है वो सच्चाई नहीं है। जब तक आप अपने अनुभव, अपने सत्य पर फैसला नहीं करेंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। ये चुनाव आपका चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव इस देश के लिए, देश की धरती के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह चुनाव आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए। आपके जीवन का अनुभव ही आपका सत्य है। जो होर्डिंग्स में या टीवी एड में जो दिखाई देता है, एक्चुअल में वो सत्य नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जनता को सोच समझकर वोट करना चाहिए। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव होना चाहिए। और झांसी में एक बार फिर से टीवी 27 न्यूज का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि 23 मार्च को पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जगदीश सिंह सोमवंशी की बेटी का शव फंदे पर झूलता मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। बता दें कि पुलिस की जांच में पता चला कि मृतका का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी ने उसे अपने जाल में फंसाकर लगभग 50 से 52 लाख के गहने हड़प कर ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदक द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसकी पुत्री से कस्बा मऊरानीपुर का रहने वाला चंद्रमणि चतुर्वेदी द्वारा गुमराह करके कुछ गहने ले लिए गए थे, और जब इनकी पुत्री द्वारा गहनों की मांग की गई तो उसके द्वारा गहने को वापस करने से मना कर दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर आवेदक की पुत्री द्वारा सुसाइड कर लिया गया था। 28 मार्च की रात मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। परिजनों ने मुख्तार को जहर देने का आरोप लगाया था। लिहाजा अगले ही दिन न्यायिक और मजिस्ट्रेटी ने जांच शुरू कर दी थी और अब तक जेल की बैरक, खाने पीने के सामान और मुख्तार को दी जाने वाली दवाइयों की जांच हो चुकी है। जरूरत के मुताबिक नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। अभी मेडिकल कॉलेज में मुख्तार को मिले इलाज की जांच बाकी है। सूत्रों के अनुसार इसके साथ ही जांच टीमें अब मुख्तार के परिजनों के
बयान लेने की तैयारी में जुटी है। जल्द ही जेल प्रशासन पर आरोप लगाने वाले मुख्तार के भाई अफजाल और बेटे उमर को गाजीपुर से बुलाया जा सकता है। अब देखना होगा कि दोनों बयान दर्ज कराने आते हैं या फिर कोर्ट का सहारा लेते हैं। और शिवनी जिले के मंडला लोकसभा सीट की केवलारी विधानसभा में आगामी 8 तारीख को राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के धनोरा तहसील में कांग्रेस पार्टी बड़ा चुनावी आयोजन कर रही है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी 8 तारीख को आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो तैयारी कर रही है इसका जायजा लेने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के से प्रभारी संजय कपूर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोगों में काफी उत्साह है और केवलारी, लखनादौन विधानसभा सहित आसपास के अधिकांश लोग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि केवलारी और लखनादौन दो विधानसभाओं के मध्य में धनौरा में परसों 8 तारीख को 12 बजे का कार्यक्रम हमारे नेता राहुल गांधी जी का बना है और जो चुनावी जो माहौल है उसमें मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में पहली मीटिंग है उनकी लोकसभा 2024 के चुनाव की और मुझे पूरा विश्वास है लोगों में बहुत उत्साह है। और आपको बताते चले कल्याण लोकसभा में कार्यकर्ताओं के बारे में सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हम कई वर्षों से इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता हमारे साथ है, हमने अपने कार्यकाल में काम किया है और हमारे कामों को देखते हुए जनता हम पर एक बार फिर से विश्वास दिखाएगी और हम भारी मतों से विजयी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और हरियाणा सरकार ने आपके अपमानजनक भाषा के आरोप पर कैथल के एसडीएम को निलंबित कर दिया है। वहीं निलंबन की अवधि के दौरान प्रकाश का मुख्यालय चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में रहेंगे और वो मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को चुनावी जनसभा की परमिशन में अपशब्द लिखा था, जिसको लेकर सरकार ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इससे पहले 5 कर्मचारी भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।